हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा देखने वाले हैं कि किस प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में आती है और धीरे धीरे वाणिज्यिक व इससे कैसे वो राजनीतिक की ओर सक्रियता बढ़ती है और फिर कैसे उन्होंने अधिनियम पारित करके एक व्यवस्था जो है प्रशासनिक ढांचा तैयार करते हैं। तो इन सब के बारे में वन लाइनर फैक्ट देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूर्णतः एक वाणिज्यिक निकाय थी जो भारत में अपने व्यापार के साथ राजनीतिक सक्रियता की दिशा में बढ़ी। जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ उन्हें 3 प्रेसिडेंसियों में बांटा गया: बंगाल, मद्रास और बम्बई। 1853 ईस्वी में बिहार के पश्चिमी क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया और उसे प्रशासन की एक पृथक इकाई बनाकर पश्चिमोत्तर प्रांत नाम दिया गया। प्रारंभ में ब्रिटिश क्षेत्रों का प्रशासन पूर्णतः कंपनी के हाथों में था, लेकिन धीरे धीरे जब प्रशासन बढ़ा तो फिर क्या है, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। कंपनी में प्रारंभ में कंपनी के अधिकारी ही प्रशासन के अधिकारी हुआ करते थे। उनका राज्य उनका जो कार्य था वो राजस्व वसूल करना था। उन्होंने कंपनी को धनी बनाने एवं अपने धन एकत्र करने के लिए बंगाल का सबसे अधिक शोषण किया। परिणाम स्वरूप बंगाल की आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी, बहुत ही दयनीय हो गई थी। किसानों और जमींदारों से उन्होंने अपने छोटे व्यापारियों व दस्तकारों को अपना माल कम कीमत पर बेचने के लिए क्या कर दिया, बाध्य कर दिया। इसके फलस्वरूप लोग राजस्व वसूल करने वाले अधिकारियों को परदेसी यमदूत मानने लगे। इस स्थिति का लाभ उठाकर कंपनी के अधिकारियों ने अत्यधिक व्यक्तिगत धन जमा किया। नौकरी से अवकाश लेकर इंग्लैंड लौटने पर वे आरामदायक जीवन व्यतीत करने लगे। इंग्लैंड के लोग उन्हें नवाब कहकर पुकारने लगे थे। तो इस तरह से क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी इतने ज़्यादा क्या हो गए थे, अमीर हो गए थे, तो इंग्लैंड में भी उनको नवाब कहने लग गए थे। आगे है, इधर भारत में आम जनता का जीवन अत्यधिक दुखमय होता गया। विपत्ति के दिनों में भी के लिए वे कुछ भी बचाकर रखने में असमर्थ हो गए थे। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें 1770 से 71 ईस्वी के अकाल का भुगतान उनको करना पड़ा। अकाल से बंगाल में लगभग 1/3 लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपना प्रशासनिक ढांचा जो है भारत में कायम किया था। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 ईस्वी में आता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाए, इसलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। इसमें कंपनी के निर्देशकों यानी डायरेक्टरों से कहा गया कि वे सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी सभी प्रकार के साक्ष्य जो है ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत करें, चाहे वो सैनिक हो, असैनिक हो, राजस्व हो या किसी भी प्रकार के जो भी साक्ष्य हैं, फैक्ट हैं, वो ब्रिटिश सरकार के सामने अब कंपनी के निर्देशक क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। अब यहाँ पर एक चार्ट देख लेते हैं, भारत का संविधान विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत और फिर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत। तो यहाँ पर 1773 से लेके 1853 तक का है। रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। चार्टर एक्ट आता है 1793 में। फिर उसके बाद फिर एक चार्टर एक्ट आता है 1813 1813 में, फिर 1833 में, फिर 1853 में, और 53 के बाद फिर आता है फिर क्राउन का शासन आ जाता है। मतलब क्राउन का जो यहाँ पर वायसराय होगा वो सीधे क्राउन का ही प्रतिनिधि माना जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको पार्लियामेंट सुधार भी कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और फिर आता है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसके बाद फिर अगस्त प्रस्ताव होते हैं, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, ये सारी की सारी जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर बातें की गई हैं कि इस एक्ट के अंतर्गत, मतलब हमने जो पढ़ा था 1770 यहाँ पर जो किया गया है कि 1773 के अंतर्गत जो है, इस एक्ट के अंतर्गत एक नया प्रशासनिक ढांचा जो है तैयार करने की विशेष व्यवस्था की गई। कंपनी की कलकत्ता की फैक्ट्री का अध्यक्ष जो है बंगाल का गवर्नर होता है। अब उसे कंपनी के अधीन जो है सभी भारतीय क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बनाया गया। बम्बई और मद्रास के गवर्नर उसके अधीन क्या है, काम करने लग गए थे। यानी कि अब जो है कंपनी जो है कलकत्ता की फैक्ट्री के ही अध्यक्ष जो है बंगाल का गवर्नर, मतलब यहाँ पर जो कंपनी फैक्ट्री थी कलकत्ता की, वहाँ का जो अध्यक्ष है वो बंगाल का गवर्नर होगा, और बंगाल का गवर्नर ही मेन होगा, और सारे जो बम्बई और मद्रास हैं वो इनके अधीन क्या है, काम करेगी। तो बम्बई और मद्रास के गवर्नर इनके अधीन क्या है, काम करेंगे। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद काउंसिल बनाई गई, जिसमें कौन कौन से सदस्य थे, फिलिप फ्रांसिस मॉनसन, बॉरवेल और क्लेवरिंग। फिलिप फ्रांसिस मॉनसन, बारवेल, क्लेवरिंग, ये 4 सदस्य की काउंसिल बनाई गई। किसकी सहायता के लिए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए। अब है न्याय व्यवस्था के लिए। इस एक्ट के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। अन्य जो है 3 न्यायाधीश चैम्बर्स स्टीफन हाइड थे। आगे है, प्रत्येक अधिकारी के लिए अनिवार्य हो गया था कि वह इंग्लैंड वापस लौटते समय अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे। कौन सा, 1773 के अंतर्गत जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो ये बताए यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं जब वो लौटे तो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। परंतु रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां जल्दी ही स्पष्ट हो जाती हैं। फिर उसके बाद क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। यह अधिनियम जो है कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 वाला अधिनियम जो है कंपनी द्वारा अधिकृत जो भी भारतीय क्षेत्र था उस पर क्या है, ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया। तो जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके अंतर्गत जो कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक क्रियाकलाप थे उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निर्देशकों के हाथों में यथावत रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलाप जैसे सैनिक, असैनिक, राजस्व संबंधी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। तो ये था कुछ 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के महत्वपूर्ण फैक्ट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 1786 का अधिनियम। तो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो 1786 के अंतर्गत जो है कि किसी विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को निरस्त कर दिया जाए और अपना जो कानून है या जो भी निर्णय है उसको लागू करने का अधिकार मिला। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थीं। तो इस कभी पूछा जाए एग्जाम में कि प्रधान सेनापति की शक्तियां जो है गवर्नर जनरल को कौन से अधिनियम के तहत सौंपी गई, तो 1786 का अधिनियम।
अगला है 1793 का चार्टर एक्ट, जो है कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और इस एक्ट के में नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पर नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारत से ही वेतन दिया जाएगा। ये कौन सा चार्टर एक्ट कहता है? तो 1793 वाला। अब आगे एक और चार्टर एक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूजीसी नेट में अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं, तो 1813 का है वो। इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, किंतु कंपनी का चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। इस एक्ट के तहत कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया। 1813 का चार्टर एक्ट के बारे में देखते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां निहित थी जिसमें। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का चाय व चीन के व्यापार के साथ जो है एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। 1813 में चाय और चीन का जो व्यापार था वो बना रहा था, इसमें समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम में मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान किए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया एवं नए कानून के अंतर्गत बने कानूनों को अधिनियम कहा गया। आगे है इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसके अंतर्गत जाति वर्ण व्यवस्था के आधार पर सरकारी पदों पर चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 87 के अंतर्गत क्या है? जाति वर्ण के आधार पर सरकारी पदों पर चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया था। आगे अब हम बात करेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट, इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग यानी कि 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। विभिन्न प्रांतों व क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। परिषद की इस शाखा ने निम्न संसद की तरह कार्य किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया। अब आगे बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 का। वर्ष 1858 के पश्चात जो है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में किए गए सुधारों का मुख्य उद्देश्य जो है 1857 के विद्रोह जैसी पुनरावृत्ति को रोकना तथा साथ ही एक प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करके भारत का उपयोग ब्रिटिश संवैधानिक हित में करना था। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। अधिनियम में गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक बोर्ड को समाप्त कर भारत में द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। आगे है भारत परिषद अधिनियम 1861 में। 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। इस कानून द्वारा अंग्रेजों ने ऐसी नीति प्रारंभ की जिसे सहयोग की नीति, पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन या उदार निरंकुशता की संज्ञा दी गई। इसके माध्यम से सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया। तो सबसे पहले भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयास किया गया 1861 में। आगे है 1861 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इस शक्ति का प्रयोग वह स्वयं विवेक पर कर सकता था। गवर्नर जनरल को शक्ति दी गई कि वह उद्घोषणा के द्वारा किसी भी प्रांत, प्रेसिडेंसी अथवा कमिश्नरी की सीमा में परिवर्तन कर सकता है अथवा नए प्रांतों का निर्माण कर लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता है।
आगे है भारत परिषद अधिनियम 1892 की हम बात करें 1892 की, तो इसके माध्यम से केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, यद्यपि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहा। इस अधिनियम में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया। विधान परिषद की शक्तियों में वृद्धि हुई। अब इसे आर्थिक नीति तथा बजट पर बहस करने की क्या है अनुमति दी गई। कौन से अधिनियम के तहत? 1892 के अधिनियम के तहत। परिषद के सदस्यों को जनहित से संबंधित मुद्दों पर भी प्रश्न पूछने का अधिकार था। तो ये था 1892 के भारत परिषद अधिनियम। अगला है अब दूसरा भारत परिषद अधिनियम 1909 वाला। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस समय मार्ले मिंटो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। इसने केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या जो है 16 से 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान थी। पहली बार भारतीयों को भारत सचिव तथा वायसराय के परिषद में स्थान दिया गया तथा बजट पर बहस करने तथा पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। तो बजट पर प्रश्न पूछने और पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति कब की गई? 1909 के अधिनियम में। अब 1919 का अधिनियम आता है। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार कहा जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के जन्मदाता जो है भारतीय सचिव मॉन्टेग्यू तथा भारत के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे। इस अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा सुधारों का एक और तथा कथित प्रयास था। 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने एक घोषणा की जिसे भविष्य में सुधार की ओर संकेत किया गया। तत्कालीन समय में सुधारों की मांग, होम रूल आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध आदि कारणों से यह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के आधार पर प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित होता है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत सदनात्मक विधायिक स्थापित की गई, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद एवं विधान सभा वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल ने ले लिया। चुनाव के लिए मताधिकार उच्च संपत्ति धारकों को दिया गया था। आगे है मतलब यहाँ पर चुनाव जो हैं जिनके पास संपत्ति है उनको ही अधिकार दिया गया था। अब 1935 का देख लेते हैं। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका का प्रावधान किया गया। संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति की गई। रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। भारत से वर्मा को अलग किया गया। 1935 के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार हुआ। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ हुआ। प्रांतों में स्वायत्ता एवं द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति हो जाती है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम और भारत शासन अधिनियम, जिसके तहत जो है ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा जो है धीरे धीरे मजबूत होता दिखाई देता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो 1 या 2 से आपको 100% जो है किसी भी एग्ज़ाम में आपको मिल सकता है और यूजीसी नेट में तो हमेशा पूछता है। तो अगर आप ये इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ के जाएंगे तो आपके क्वेश्चन जो है आसानी से रिवाइज हो जाएंगे और आसानी से आप कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।